ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अजीत जोगी जी। चुनाव के वक्त अमित जोगी जी प्रचार करने गए थे, आपके निर्देश पे गए थे, इनके ऊपर हमला हुआ, ये दिल्ली आए, हॉस्पिटलाइज करवाया गया, गंभीर अवस्था में थे। आप उस पीड़ा को समझते होंगे जब आदमी हॉस्पिटल में पहुंचता है, और अपने बेटे को भी हॉस्पिटल में देख के आप काफ़ी द्रवित थे। क्या लगा उस समय कि राजनीति में रहना चाहिए अमित जोगी जी को या छोड़ देना चाहिए? देखिए, ये सामान्य बात है, स्वाभाविक बात है कि मैं और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतित थे। विशेषकर इसलिए क्योंकि उस घटना से, वो मेरे क्षेत्र की घटना नहीं थी, मेरे साले की अनायास मृत्यु होने से उनका विधायक पद खाली हुआ और उनकी बच्ची जो मुश्किल से 25-26 साल की, जिसको राजनीति का कोई अनुभव नहीं, डॉक्टरी पढ़ रही थी, उसको हमारी पार्टी ने प्रेमवश में कहूँ या सद्भावनावश श्रीमती सोनिया गांधी ने उसे हमारा उम्मीदवार बनाया। तो मैंने अमित से कहा कि तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है, वो बच्ची कुछ जानती समझती नहीं है, पढ़ के निकली है, तुम जाके उसकी मदद करो। और ये एक मुख्य प्रचारक और मुख्य मैनेजर के रूप में उसकी मदद कर रहा था, और यही लोगों से नहीं देखा गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के, मैं कहूँगा, असामाजिक तत्वों ने मिलकर इस अकेले ये वापस जा रहा था, चुनाव प्रचार खत्म हो गया था तो वापस जा रहा था, बीच जंगल में रोककर हमला किया और बड़ी गंभीर चोटें आई। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये था कि इसकी आंख से नहीं दिख रहा था, और इसीलिए हम लोग सीधे इसको लेकर एम्स में आए, और वहाँ डॉक्टरों की मदद से और फिर से मैं कहूँगा ईश्वर के आशीर्वाद से इसकी आँख की रोशनी वापस आ गई। तो वो दिन कोई भी समझ सकता, माता पिता के लिए एक ही बच्चा, उसकी भी आँख चली जाने वाली हो, ऐसी चोट आई हो और गंभीर चोट आई हो, अपने लिए काम नहीं करते हुए मेरे साले की बच्ची के चुनाव प्रचार में करते हुए आई, इसका बहुत दुख था। और एक क्षण के लिए सच में लगा कि इसको ये कहा जाए कि अब कोई मतलब नहीं है राजनीति से, अगर इस तरह का व्यवहार लोग करेंगे। हिंसा का स्थान राजनीति में नहीं है, पर अगर हिंसा का सहारा लेकर लोग राजनीति करेंगे तो ये उचित नहीं। चिंता बहुत थी, पूरे समय हम लोग इसके साथ बने रहे, इसको साथ ही लेकर आए एक विशेष जहाज़ से, और जब 3-4 दिनों के बाद ये लगा कि रोशनी वापस आ रही है, तब आत्मा को संतोष मिला। राजनीति में हमेशा युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कांग्रेस कर रही है, आप भी कर रहे हैं। आप कांग्रेस की राजनीति में, देश की राजनीति में, चुनावी राजनीति में दिखते होंगे कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे कि चुनाव लड़ते वक्त या राजनीति में आते वक्त उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए? देखिए, ये सौभाग्य की बात है, लोग चाहे जो भी कहें, कि देश को अब राहुल गांधी जैसा युवा नेतृत्व मिला और बड़ी मेहनत करते हैं। उनको जो विरासत में मिला है उसके अतिरिक्त स्वयं की मेहनत बहुत ही ज़्यादा है, और गरीबी को समझना चाहते हैं, गरीबों के घर रहते हैं। ऐसे में पूरे देश के युवाओं से आह्वान है कि ये जो आरोप लगता रहता है कि पॉलिटिक्स इज़ दी लास्ट रिसॉर्ट ऑफ द स्काउंड्रल, ये कहावत है कि राजनीति बदमाश व्यक्ति के लिए आखिरी सहारा है, तो ये इस कहावत को चरितार्थ नहीं होने देना चाहिए। राजनीति में अच्छे लोग आएँ, युवा आएँ, जिनको अपने भविष्य के बारे में चिंता है। अगर कोई 70 साल का है, 80 साल का है, तो वो तो जहाँ तक पहुँचना था पहुँच गया, उसे खुद अपने भविष्य की चिंता उतनी नहीं रहती। पर जो 30 साल का है, 25 साल का है, उसको लगता है कि कैसे भारतवर्ष में मुझे रहना है, कैसे भारतवर्ष का मुझे निर्माण करना है। तो भविष्य की जिस युवाओं को किन चीज़ों से सचेत रहना चाहिए राजनीति में? देखिए, सबसे बड़ा तो राजनीति में हमेशा ये प्रलोभन रहता है कि राजनीति के माध्यम से बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। आमदनी हो सकती है, बिना मेहनत के आमदनी हो सकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लोग सिर पे चढ़ाने लगते हैं। कोई युवा आता है और अच्छा युवा अगर आए तो संभल के चलना चाहिए। शुरू का रास्ता संघर्ष का रास्ता होना चाहिए। जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा, जब तक सोना आग में तपेगा नहीं, तब तक वो 100% शुद्ध होकर नहीं निकलता।
बिना संघर्ष के व्यक्ति नहीं बनता, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए मैं युवाओं को, जैसे मेरा बेटा भी शामिल है, उनको हमेशा ये कहता हूँ कि संघर्ष करो। गिरफ्तारी होती है, जेल जाते हैं, मुझे चिंता नहीं होती कि किसी के लिए लड़ने में इनको अगर ऐसा किया गया है, मेरे ख्याल से इसकी दर्जनों बार हो गई गिरफ्तारी, तो मुझे कभी चिंता नहीं होती। ना मैं किसी से बोलता हूँ कि मेरे बेटे को इस आंदोलन के कारण गिरफ्तार किया, छोड़ दीजिए। जो प्रक्रिया है अपराध की, वो उसको पूरा अपनाया जाता है और फिर छोड़ा जाता है। और मुझे खुशी लगती है कि आदिवासियों के लड़के, आपको ताज्जुब होगा, जिस क्षेत्र में इसके साथ करीब 90 युवकों ने पदयात्रा की, वो क्षेत्र देश का सबसे, जिसे कहते हैं, धुर नक्सली क्षेत्र है। वहाँ एक भी आपको गैर नक्सली नहीं मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। ये जो ताड़मेटला कांड हुआ डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी के साथ, स्वामी अग्निवेश जी के साथ, हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ जो हमले हुए, वहाँ तक जाने नहीं दिया, वहाँ के कलेक्टर को, एसपी को घुसने नहीं दिया, ऐसे इलाके में हिम्मत करके इसने पदयात्रा की। एक पिता और माता के रूप में हम लोग बिल्कुल चाह रहे थे कि उस इलाके में ना जाए। उसके लिए हमने कई हथकंडे भी अपनाए। वहाँ के कलेक्टर, डीआईजी से निवेदन किया कि इनको परमिशन ही नहीं दीजिए उस घुसे में, उस इलाके में घुसने की। पर इन युवाओं का उत्साह, राहुल गांधी जी का नेतृत्व कि वहाँ जाना चाहिए, किसी को पदयात्रा करनी चाहिए। ये लोग उस धुर नक्सली क्षेत्र में पैदल चले, जहाँ कोई भी जाने से, पैर रखने से डरता, वहाँ तक पहुँचने से डरता है। वहाँ 10 दिन 12 दिन पदयात्रा करके पूरे नक्सली आदिवासी इलाके का जो गहन अध्ययन इन लोगों ने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबने कहा कि कोई भी घटना हो सकती है, कभी बम फूट जाएगा, कभी गोली चल जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, अच्छे काम के लिए गया है। राजनीति में सबके विरोधी होते हैं, आपके भी विरोधी हैं, लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत तौर पे बात होती है, छत्तीसगढ़ के नेताओं से बात हो तो बताते हैं आप राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेताओं से बात हो तो कहते हैं कि दूसरे सरदार पटेल है। लौह पुरुष की धारणा बनती जा रही है आपके बारे में, लेकिन मैं इस लौह पुरुष से पूछना चाहता हूँ, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मैंने एक किताब लिखी है, मेरे प्रेरणा स्रोत, जिसमें मैंने 17 व्यक्तियों का उल्लेख किया है। मेरा प्रेरणा स्रोत भैरा बैगा से प्रारंभ होता है। एक बैगा जाति ऐसी जो विलुप्त होने वाली आदिवासी जाति, लंगोट पहनता था, तीर धनुष लेके चलता था, बहुत उसके शरीर की एक एक मसल चमकती रहती थी, पहाड़ पे दौड़ के सीधे चढ़ जाता था, शिकार करने के लिए जानवरों को दौड़ के और घेर के मारता था। उसे दवाइयों का बड़ा ज्ञान था। तो बचपन में जब हमारे गांव के पास ही का था, उसको देखते थे तो हमेशा वो मेरा आदर्श बन जाता था, प्रेरणा स्रोत बन जाता था कि आगे चल के बनना है तो भैरा बैगा बनना है। इसी की तरह मजबूत, इसी की तरह ताकतवर, इसी की तरह हिम्मती, इसी की तरह जंगल का पूरा ज्ञान, एक एक गली, एक एक रास्ता, एक एक पेड़ तक वो पहचानता था घने जंगलों के। तो वहाँ से प्रारंभ होके और राजीव गांधी तक, और उसके बाद बहुत से, बीच में अंबेडकर जी का नाम भी है, सदगुरु कबीर साहब का नाम भी है। ऐसे लोगों ने प्रेरणा दी है और अंततः प्रेरणा और समर्थन राजीव जी का मिला, प्यार भी, प्रेरणा भी और समर्थन भी। आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रसन्न जी, धन्यवाद। सत्ता के गलियारे में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। नमस्कार।